大家好，我是小满。昨天我们已经看过印度专家贾扬特对我们中国赞不绝口，今天继续听听他的暴论。他先是批评了印度的那些所谓专家只看过一两部电影，就觉得中国不行了，根本没实地考察过，纯属纸上谈兵。他还嘲笑那些人，中国连美国都不怕，还会怕我们吗？更是坦言印度自己政府的房子连本国的大型企业都造不出来，只能干瞪眼看着别人领先。让我们来听听贾扬特的犀利吐槽。मैंने एक सर बहुत मेरे को बड़ी विडंबना लगती है कि मैं कभी भी चाइना की तारीफ करूँ ना, मैं तो सिर्फ चाइना के न्यूज़ लेटर लिखता हूँ तो पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, पढ़ने को मिलता है तो पता चलता है वहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो पता होना चाहिए हमें, ताकि हम पता होगा दुनिया में क्या, तभी तो हम सरकार से हम कुछ पूछेंगे कि सर हम ये क्यों नहीं कर रहे। तो मैं वो करता हूँ, तो लोग आके बोलते हैं कि अबे तुम चाइना चाइना करते हो, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, ये है। ये लोग पता है सर कौन लोग बोलते हैं? जो कभी चाइना गए नहीं है, जिन्होंने चाइना कभी पढ़ा ही नहीं। उन्होंने चाइना देखा है खाली हमारे न्यूज चैनल्स पे, उन्होंने उससे पर कभी देखा नहीं है। 2 पिक्चरें देखी हुई है बस। सर पिक्चर भी नहीं देखी, उन्होंने खाली न्यूज चैनल देखा। उन्होंने देखा जी न्यूज पे, हाँ जी चाइना में ये हो गया। यहाँ पे जब सुनने को मिलता है ना कि हाँ भाई मोदी जी से डर के चाइना ने ये कर दिया, ग्राउंड हकीकत सर ये है, चाइना हमसे नहीं डरता, वो यूएस से नहीं डरता, सर हमसे डरेगा क्या? एंड ये मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मोदी जी कुछ कम कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यार वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। भाई डरना है, भाई एक तो होता है कि भाई मिलिट्रीली वाली बात, डरना नहीं डरना। वो कह रहा है मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मैं तुम्हारी बैटरी बंद कर दूंगा, तुम्हारा सोलर बंद कर दूंगा, तुम्हारा ये बंद कर दूंगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट खींच लूंगा। तो उसके पास तो हथियार मिलिट्री के अलावा जा रहे हैं। सर उन्होंने वही तो किया है ना। अब उन्होंने क्या बोला कि मैं रेयर अर्थ की मोटर्स पे अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ, एक्सपोर्ट नहीं होंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसने सिल्वर पे यहाँ इतनी प्रॉब्लम हो गई, जो बजाज ऑटो वाले आपके चेयरमैन साहब हैं, राहुल बजाज नहीं, उनके बेटे हैं राजीव जी आते हैं और ऊपर टीवी पे बोल रहे हैं कि अगस्त महीने में हमारे यहाँ एक भी चेतक का स्कूटर नहीं बनेगा जो इलेक्ट्रिक वाला है, क्योंकि मोटर नहीं है हमारे पास। ये तो शुक्र है कि भैया अगस्त आने से पहले मैटर रिजॉल्व है, तो बोला नहीं मैटर इज गेटिंग रिजॉल्व ना, अब आएगा। बट पॉइंट इज अब कितना बड़ी बात है, इंडिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मेकर्स में से एक, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, सबसे अमीर लोगों में से एक आके बोल रहा है हमारा प्रोडक्शन रुकने वाला है। एंड इट इज नॉट जस्ट देम, मारुति के जो आपके चेयरमैन है आरसी भार्गव साहब, वो ओपनली ये चीज बोल रहे हैं। दिस इज समथिंग जो कि इनसेन है। ये खाली मिलिट्री डोमिनेंस की बात नहीं है, हम उनसे पीछे हैं, एक्सेप्ट करने बुराई नहीं है। सवाल ये होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं ताकि वो जो ब्रिज है, जो गैप इतना बड़ा बन गया है, उसको धीरे धीरे हम कम से कम तो करें। एंड उसके लिए माइंडसेट आपको चाहिए उन लोगों का जो कि चाइना गए हैं, कि जो आदमी चाइना गया है ना, वो आके कभी ये नहीं बोलता भाई चाइना तो बेकार है, ये हो रहा है वो हो रहा है। वहां लोगों को बोलने की छूट नहीं है। वहां पे सर लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि सर आपने एक पुल बनाया, नोएडा में सर हुआ है, सेक्टर 51 सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन है, लोगों को 400 मीटर चल के जाना पड़ता था, सड़कें क्रॉस करनी पड़ती थी। सरकार ने बोला कि हम पुल बनाते हैं, पुल बनाने लगते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब रियलाइज होता है कि आगे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे नीचे एक गैस की पाइपलाइन जा रही है सीएनजी वाली, तो अब क्या करें? ये पहले भी हो सकता था। फिर बाद में होता है कि चलो 2 पुल लगा के अलग से बनाते हैं, तो उसका फिर डिजाइन चेंज होता है। अब जब वो बन जाता है तो जो दिखता है कि हम जब इस मेट्रो से जब वहां पे पहुंचते हैं तो एंट्रेंस पे बीम है, अब आदमी या तो बीम के नीचे से ऐसे होके जाए या फिर ऊपर से होके जाए। चाइना में किसी आदमी को आपको लगता है कि उसको सरकार से इस चीज की कंप्लेन करनी पड़ती है कि भैया ऐसा पुल क्यों बना दिया? हमारे यहाँ ये बना है क्या? बनाने वाले को से नहीं पता था। वो एक 4 लेन का 2 लेन हो गया जाती है अभी। एग्जैक्टली। तो मैंने अभी एक रील में डाली कि यार मेरी योगी आदित्यनाथ जो सीएम साहब है, मैं उनकी जेन्युइनली वन ऑफ दी सीएम जिनसे मुझे एक्चुअल में कुछ होप लगती है कि हाँ कुछ बदलाव तो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो छोड़ो, लेकिन कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, राइट? तो मैंने उनको बोला कि यार आपका जो नाम जो चला है ना बुलडोजर बाबा, आप ना बुलडोजर चलवाओ इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के घर के ऊपर। फिर मैंने बोला कि नहीं यार ये लोग रहते भी तो सरकारी घर में होंगे, पहले सरकार के 40 करोड़ लगा के ब्रिज बना जो कि पिलर के अंदर घुस रहा है। अब उस पहले तो वो ब्रिज को पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर ये जो जिन लोगों ने बनाया उसका सरकारी घर तोड़ने होगा तो सरकारी और पैसा नुकसान, फिर नया बनाओगे घर भी और पुल भी और नुकसान। आपको लगता है सर वहां पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये सब सोचना पड़ता है कि हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं? नहीं होता सर। कोई भी आदमी जो चाइना गया है वो आके ये नहीं बोलता, वो आके क्या बोलता है हमारे साथ स्कैम हो रहा है। लोगों को इस चीज का डर नहीं होता कि इतना टैक्स दे रहे हैं, लोगों को दर्द इस चीज का होता है टैक्स देखिए हमें ये मिल रहा है, वहां पे लोगों को क्या मिल रहा है, डर सर उस चीज का होता है। मेरे को इस चीज का दिक्कत नहीं है कि भैया हमें 30-40% टैक्स कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे बदले में अच्छा मुझे लग रहा है टैक्स जा रहा है, चीज आ रही है, ऐसी तो होती है जैसी दुनिया ऐसी है, बाहर जगह पता चलता है साला ये मिलता है। एग्जैक्टली क्या हो गया? एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक बड़ी शॉर्टेज है पायलट्स की, हर जगह बात भी होती है। इंडिगो का जो दिसंबर में उसका तो और ज्यादा बात याद आई है, भूल जाऊंगा। जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं ना, जब बाहर गए तो जैसे पहली बार वाइफ मम्मी बाहर गए तो कहते हैं अरे यार ये रोड इतनी साफ क्यों है? मैंने कहा पूछो अपनी गंदी क्यों है, रोड तो साफ ही होती है।
भाई बोले ये यहाँ पे मिट्टी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने यहाँ मिट्टी क्यों है, ये पूछने वाली बात है। और ये तो पॉल्यूशन का भी 2-5 साल से हवा में है कि पॉल्यूशन में ऐसा तो रह ही रहते ना। 3 साल पहले पॉल्यूशन और AQI कोई नहीं जानता था, हम रह ही रहे थे। बाहर जाके पता पड़ा अरे यार ये पॉल्यूशन है, अच्छा अपन ज्यादा में रहते हैं क्या, तो अब पता पड़ रहा है। सही बात है सर। पायलट मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। अब मैं इंडिगो के एक बहुत बहुत सीनियर पायलट हैं जो पहले एयर इंडिया में भी थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई क्योंकि मैंने इंडिगो के ऊपर कुछ लिखा था, एयर इंडिया के ऊपर कुछ मैंने लिखा था। तो उनका आया रीच आउट कि अच्छा लिखते हो ये वो, बट एक चीज़ है उसके ऊपर प्लीज़ बात करो। मैंने बोला सर क्या, आप बताओ ना। तो उन्होंने बताया कि यार मेजॉरिटी ऑफ द पायलट्स इन इंडिया जो ट्रेन भी होते हैं वो इंडिया में काम नहीं करते, वो चले जाते हैं। और ऐसे नहीं, वो जाते हैं तो लोग जाते क्यों है सर? अब उन्होंने मेरे को रीज़न बताया, यहाँ पे आप जो कमाओगे उसका घुमा फिरा करके 30 से 35% आप सरकार को टैक्स चुकाओगे इनकम के नाम पे। उसके बाद जो भी चीज़ें आप खरीदोगे उसके बाद GST भी आप उसमें देते हो, राइट? अलग तरह के टैक्सेस वो भी लगते हैं जो घुमा फिरा के 50 से 60% साल में जो भी आप कमाओगे वो आप सरकार को इनडायरेक्टली आप दे देते हो, ठीक है? वहां पे वैट लगता है 5%, यानी GST 5% के आसपास, इनकम टैक्स है नहीं। रिजल्ट इज अगर 3 साल एक पायलट ने यहाँ काम किया और 3 साल अगर उसने दुबई में काम किया, वो 3 गुना पैसा कमाता है, 4 गुना पैसा कमाता है। वो भी तब अगर सैलरी दोनों की इक्विवेलेंट हो, वो मैं तो ज्यादा इक्वल मान के देंगे चल तो रहा और ज्यादा हूँ, हो मैं तो जाएगा। इक्वल की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ। पहली बात तो ये। सेकंड ये आता है कि उन्होंने मुझे बताया कि देयर आर एयरलाइंस जो कि जैसे कतर वाले हैं, वो लोग क्योंकि पायलट्स की इतनी शॉर्टेज है ग्लोबली, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पायलट्स को दे रहे हैं फ्री अकोमोडेशन या फिर सब्सिडाइज रेंटल अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल सा कुछ घर दे दिया, घर होता है आपके बच्चों के लिए। वहाँ पे सब्सिडाइज एजुकेशन है, और वहाँ पे सब्सिडाइज एजुकेशन जो सरकारी स्कूलों में होती है वो ऐसी नहीं होती जो हमारे यहाँ पे होती है, वहाँ पे एक्चुअल में अच्छी होती है। तो आदमी यहाँ क्यों रहेगा? तो आदमी बोलता है मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे प्लेन उड़ाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देशभक्ति की बात आनी चाहिए, उसको रुकना चाहिए। इट्स मोर अबाउट कि उस आदमी ने पायलट बनने के लिए इंडिया में उसने करोड़ रुपया लगाया है। करोड़ रुपया उसने इसलिए नहीं लगाया कि जब उसको दिख रहा है कि एक तरफ मेरे बनेंगे 30 लाख, दूसरी तरफ मेरे बनेंगे 90 लाख, तो मैं वहां क्यों नहीं जाऊं? वो बेसिक इकोनॉमिक्स पे आदमी वर्क करता है। एग्जैक्टली सर। तो पॉइंट यहाँ सर ये वाला है कि हाउ डू वी सॉल्व फॉर दीज थिंग्स। हमारी इकोनॉमी नॉट जस्ट कि मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं करती, इट्स ऑल्सो कि हमने इतनी इनएफिशिएंट हमने बना दी है। हम इतना जो बोलते हैं ना सर कि हमारा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, या फिर सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। क्यों? कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेबर इतना सस्ता है हमारा। तब भी आपको बता दूं सर, हमारे जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वियतनाम का उससे 4 गुना ज्यादा है। सॉरी, वियतनाम का उसका 2.5 गुना ज्यादा है, चाइना का उससे लगभग 6 गुना ज्यादा है। लोगों को लगता है चाइना में लेबर सस्ती है, नहीं है। चाइना में स्किल्ड लेबर की अबंडेंस है, हमारे यहाँ नहीं है, राइट? इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अडानी जी का एग्जांपल आपको दूंगा एक बढ़िया वाला। एक टिम कुक का है ना, किसी एप्पल का, या तो टिम कुक ही था या कोई उन्होंने एप्पल ही का कहा एग्जीक्यूटिव था, मैं समझ गया आप कौन सा कह रहे है ना? तो उसने साफ कहा कि भैया मेरे को अगर एक स्किल्ड बंदा अगर इस रूम में चाहिए यूएस में, तो मैं कोई पूरा रूम नहीं भर पाऊंगा। और अगर मैंने चाइना में आवाज लगा दी तो मैं फुटबॉल ग्राउंड भर दूंगा 6-7, अगर बिल्कुल है स्किल्ड सर। आदमी मांग लिया तो। सर आप आईटी सेक्टर के हैं जहाँ पे इंडिया में इतना कर रहे हैं, राइट? अगर से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जो कि आपकी फार्मा की है, जीएसके को अपना एक बड़ा सारा जीसीसी खोलना है, ग्लोबल कैप्टिव सेंटर, जहां पे हम लोग उसका काम होगा। वो इंडिया में क्यों खोल रहा है? वो पेरू में क्यों नहीं जा रहा है? वो पेरू में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको 5000 स्किल्ड लोग वहां पे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे एक शहर के अंदर, यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, राइट? सेम गोस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में वो नहीं मिलते, चाइना में मिल जाते। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर, अब अडानी ग्रुप है, वो खावड़ा में 30 गीगावाट का पूरा सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, पार्क लगा रहे हैं, राइट? वहां पे आइडियली जो टारगेट्स हैं, दे नीड टू इंस्टॉल 40 मेगावाट एवरी डे। 40 मेगावाट अगर किसी कंपनी ने यहाँ लगाया, वो जाके ऐसे में आईपीओ कर सकती है सर। उनको हर दिन लगाना है, उस स्केल का प्रोजेक्ट है, क्रेजी प्रोजेक्ट है। कितने टाइम तक लगाना है? आने वाले 5 साल के अंदर से ये सब होना है। 40 मेगावाट पर डे लगाना है फॉर 5 ईयर्स। यस। अब आप जरा ये सोचो सर, वो लोग 25-26 मेगावाट के ऊपर लगा नहीं पा रहे, क्यों? मैन पावर नहीं है। रिजल्ट इज अडानी ग्रुप को जाना पड़ता है रिलायंस के पास। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन, जो कि पहले आपका शपूरजी पालोनजी ग्रुप का कंपनी होता था, और उसके डील साइन करनी पड़ती है 5 साल की, कि जो हम नहीं कर पा रहे वो तुम हमें करके दोगे इस टाइमलाइन के अंदर। ये एक्चुअल में डील साइन है, जाके पढ़िए इसके बारे में। तो 2 कंपनियां हमारे यहाँ पे स्किल का इतना बड़ा शॉर्टेज है कि अडानी ग्रुप नहीं कर पा रहा। अडानी ग्रुप नहीं कर पा रहा तो बाकी उनको रिलायंस से हाथ मिलाना पड़ रहा है। अब जरा समझ पा रहे हो सर? आपको लगता है सर चाइना में दिक्कत आएगी? देयर इज अबंडेंस ऑफ पीपल। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बेरोजगार लोग नहीं बैठे। चाइनीज लोग कहते हैं इस टाइम एक कंपनी बोले 2 प्रोजेक्ट कर दे, ऐसे एक इधर कर देते, एक इधर कर देते। एब्सोल्युटली लोग अपने पास। तो सर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लोगों की कमी है, लोग तो हैं, स्किल्ड लोग नहीं है, बात वो है।
अब स्किल लोग आप कैसे लाओगे? उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब इतने साल नहीं हो तो एकदम से कैसे हो जाएगा? उसमें लगेंगे आपको 5, 7, 10 साल उस लेवल का स्किल वर्कफोर्स ग्राउंड लेवल की बात करते हो तो हमें कहते हैं भाई बंदा स्किल स्कूल कॉलेज से ही तो सीखता है, कोर तो वहीं पे है। हमारा तो स्कूल और इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट है। यहाँ 20 साल आदमी लगा के भी मैंने 12वीं भी पढ़ ली, मैंने कॉलेज भी कर ली, अब बता क्या आता है? बोले अब सीखना पड़ेगा। तो बोले इतने टाइम क्या कर रहा था भाई तू? सर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, स्किल्ड लेबर अक्रॉस डोमेन्स, मैन्युफैक्चरिंग हो कुछ भी, यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है सर, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे इंपॉर्टेंट होता है कि इसीलिए सरकार ने एक स्कीम भी बनाई, कौशल विकास योजना, लेकिन उसमें भी कई मतलब कि इश्यूज निकल के आ रहे हैं जो मतलब कि अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बट पॉइंट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव टू बी पुट इन कि हम कैसे स्किल्ड लेबर बनाएं। बहुत बड़ी समस्या है सर ये। तो अब चाइना लेवल पे बात करते हैं। वैसे गुरचरण दास जी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे भी, लास्ट टू लास्ट गुरचरण जी आए थे, और उन्होंने यही कहा था कि रीजन डेमोक्रेसी नहीं, रीजन ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी अलग है, अपनी ब्यूरोक्रेसी अलग है। आपको और क्या लगता है सर, क्या की पॉलिसी या की डिसीजन उन्होंने लिए 80s 90s की स्टार्टिंग में या आज ले रहे हैं जिसकी वजह से इस मेगा ग्रोथ की फाउंडेशन डली? सर PLI स्कीम जो इंडिया कर रही है। आप एक बात समझो सर, हम जो भी PLI स्कीम्स लेके आ रहे हैं ना, डिट्टो कॉपी है चाइना की। हम ऑफ कोर्स बोलेंगे नहीं हम चाइना से सीख के कर रहे हैं, बट पॉइंट इज डिट्टो कॉपी। और मैं बोलता हूं बहुत अच्छी बात है, बुराई भी नहीं है, सीखो, खूब सीखो। चलो हम नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल कंपल्शंस है, हमें तो ये दिखाना है कि हमने कुछ सोचा है, ठीक है। बट माय पॉइंट इज बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीजन बीइंग क्या है, चाइना ने सब कुछ इसी के ऊपर बनाया। दिक्कत खाली ये है, चाइना ने जब इंसेंटिव सब जब दिए ना इंडस्ट्रीज को, जिसके लिए आज हम उनको गाली देते हैं कि भाई तुमने सब्सिडाइज किया, ये किया, इतना पैसा डाल दिया एटसेट्रा, उस टाइम पे सर और कोई नहीं दे रहा था। अब जब हम दे रहे हैं तब वियतनाम भी दे रहा है, इंडोनेशिया भी दे रहा है, साउथ कोरिया भी दे रहा है, जापान, US, यूरोप, हर कोई इंसेंटिव दे रहा है। हमारी पॉकेट इतनी गहरी नहीं कि हम US से हम कम्पीट कर सकें, राइट? हमने सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने जो इंसेंटिव पैकेज हमने निकाला वो था $10 बिलियन का। US ने उससे ज्यादा एक सिंगल कंपनी को दिया, TSMC को। US का ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर्स का जो पैकेज है दैट इज अबाउट $144 बिलियन। हम उनसे कंपीट नहीं कर सकते। तो रिजल्ट इज, लोग बोलते हैं ना कि इतना पैसा लगाया, फैब्स कितनी आई, 2 नैनोमीटर की चिपियां क्यों नहीं बनी? 2 नैनोमीटर वहां जाएगा ना, जिसको वहां पे जो पैसा मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं आएगा। सो वो सब चीजें भी हैं, बट गुड थिंग इज एटलीस्ट वी आर रिकॉग्नाइजिंग, चालू तो किया कम से कम। एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे लोग, मैं एक एग्जांपल आजकल देने लगा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये जो स्मार्टफोन वाली PLI इतना नाम करते हो, एप्पल के आईफोन यहाँ बन रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ मोदी गवर्नमेंट का, लेकिन ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। और पॉलिसी आपको समर्थन करना चाहिए, पॉलिसी का अपोजिशन करना चाहिए पॉलिसी का। ओवरऑल स्कीम ने जॉब्स कितनी क्रिएट करी, डायरेक्ट जॉब्स क्रिएटेड अक्रॉस डिफरेंट यूनिट्स। सैमसंग ने, एप्पल के जो ये आपके कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सबने कितना किया? 4.5 लाख जॉब्स, ठीक है। 4.5 लाख लोगों को CMI के हिसाब से, CMIE के हिसाब से महीने का 18,000 रुपये मिलता है। अब मैथ करो, 5 साल के अंदर नहीं, 4 साल 2 महीने के अंदर जो 41,000 करोड़ जो सरकार दे रही है वो घुमा फिरा के सबकी सैलरी में बढ़ जाता है। हम एप्पल का सर सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाली कंपनी कौन है, कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरर कौन है? आपने सुना होगा नाम, फॉक्सकॉन है, राइट? फॉक्सकॉन का पता है सर दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आज के दिन? एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है लक्ष्यर, जो कि सिर्फ आईफोन नहीं बनाती, वो iPad भी बनाती है, मैकबुक भी बनाती है, एयरपॉड्स भी बनाती है चाइना के अंदर और साथ में वियतनाम में। ये जो लक्ष्यर है वो इंडिया में भी प्लांट वजह लगाने वाली थी। अभी जो लक्ष्यर है सर, ये शुरू किसने की पता है? इसका जो फाउंडर है वो 1980s में फॉक्सकॉन के ही एक यूनिट में असेंबली लाइन में वर्कर था। उस टाइम वो एप्पल का काम नहीं करते, उस टाइम वो LED बल्ब बनाते थे चाइना में एक प्लांट के अंदर। ये जो असेंबली वर्कर्स है जो हम बना रहे हैं, जिनको 4.5 लोगों को जो जॉब मिला है, वो जो स्किल ले रहे हैं, इवेंचुअली कुछ ना कुछ कंपनी बनाएंगे, इन्हीं में से कुछ लोग, कोई छोटा काम शुरू करेगा, कोई बड़ा भी करेगा और वो होगा। आज की वो स्किल एग्जिस्ट नहीं करता सर। साल के 8,200 करोड़ करके अगर हम खर्चा, इतना सब कुछ अगर हम बिल्ड कर सकते हैं, इट्स अ मैसिव डील। अब जरा सोचिए, ये स्मार्टफोन रिलेवेंट स्किल्स आ रहे हैं। सेम वे आपका काम हो रहा है AC इंडस्ट्री में, सेम वे आपका वाइट गुड्स जो आपके कहते हैं उसमें पूरे में हो रहा है, सेम वे आपका काम हो रहा है फार्मा में, सेम वे आपका काम हो रहा है स्पेशलिटी स्टील में, जिसमें इंडिया में काम नहीं होता था। स्किल डेवलप हो रही है, ये भी काम अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट सामने आ ही रहा है, डायरेक्ट भी आ रहा है, इनडायरेक्ट भी आ रहा है, और इवेंचुअली एक नई एंटरप्रेन्योर की ब्रीड रेडी कर रहे हैं कुल मिला के अपन। बिल्कुल। लेकिन अब ये कि इससे 100 गुना या कई गुना ज्यादा पैसा हम फ्रीबीज में दे रहे हैं रादर देन प्रमोटिंग दिस। सर अब वहां पे क्या दिक्कत आती है ना, इन दी एंड यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज हैं, सबको खुश रखना है, वहां किसी को खुश नहीं तो बहुत कुछ होता है। प्लस ऑफ कोर्स देयर इज अदर थिंग एज वेल कि इन दी एंड हमारे देश में बहुत लोग आज भी बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। अब एक तरीका होता है सपोर्ट करने का, आप उन्हें सक्षम बनाओ, वो खुद इतना कमाने लायक हो जाए। एक होता है कि उनके हाथ में ही दे दो। अब ये डिबेट है, बहुत लोग बोलते हैं हाथ में देना चाहिए, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं कि कहाँ हमें खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक कहते हैं कि भाई नहीं, उनको लायक बनाने में करना चाहिए। अब सबका अपना मत है। भाई कुल मिला के देखो, पैसा तो लिमिटेड है, या तो आप इसको इंफ्रा में लगा दो, कैपेसिटी बिल्डिंग कर लो और उससे फ्यूचर में कमा लो, या आज ही बाट बूट के फ्री करो। आपको एग्जांपल देता हूँ सर एक और।
अब दुनिया के सर कंटेनर सर आपने देखे हैं कभी? हाँ जो शिपिंग कंटेनर होते हैं ट्रक्स के ऊपर भी बहुत बार हम देखते हैं इंलैंड में, राइट? कितने परसेंट से कंटेनर्स चाइना में बनते हैं? अब यार 80-90% 99 से ऊपर है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको ये बात बताता सारे हूँ, उन्हीं के बनते हैं फिर। जो टॉप 3 कंपनीज जो बनाती है जिनका 80% प्लस शेयर है, सबकी सब चाइनीज है। ठीक है, तो अब कमाल की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है काफी टाइम से हमें करना चाहते हैं, इंडियन इंडस्ट्री साथ नहीं दे रही थी, वो अनाप शनाप रेट कोट कर रहे थे, हमें इतना इंसेंटिव चाहिए, नहीं हो रहा था। तो सरकार ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, ये चीज पता नहीं इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती, बट बेसिकली दिक्कत क्या है कि जो स्टील यूज होता है कंटेनर्स बनाने के लिए वो इंडिया में है ही नहीं। ये होता है स्पेशलिटी स्टील जिसको बोलते हैं कॉटन स्टील, CORTEN, जो चाइना में अबंडेंस में बनता है, तो वहां की कंपनीज यूज भी करती हैं तो और बनता है, इंडिया में बनता ही नहीं था। सरकार ने एक PLI स्कीम निकाली स्पेशलिटी स्टील के लिए, अलग अलग तरह के 26 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील बनते हैं जो जिनके लिए मतलब कि ये स्कीम लाई गई। उसमें कॉटन स्टील भी था जिसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हुआ। अब उस स्कीम के कारण, PLI स्कीम ने तो वो बनता नहीं, अब क्योंकि वो बन रहा है तो जाके पॉसिबल हो रहा है कि अब रॉ मटेरियल तो आ रहा है, अब जाके शायद कंटेनर बन सकते हैं। तो जाके सरकार अब क्या कर रही है, उन्होंने एक 10 करोड़ का एक अलग PLI स्कीम बना रहे हैं कि बॉस अब रॉ मटेरियल आ रहा है, लाओ लेट अस बिल्ड कंटेनर्स इन इंडिया। वो कंटेनर इंडिया में बनने पॉसिबल नहीं थे क्योंकि वो स्टील ही नहीं था पहले, अब स्टील बनना शुरू हुआ ना सर। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द बेसिक्स, वन थिंग एट अ टाइम, विच इज गुड। शायद और पैसा इन चीजों की तरफ हम लगा सके तो और ज्यादा आउटकम्स आएंगे। अच्छा सर, चाइना ने पहले मैन्युफैक्चरिंग में लीड बनी, अब धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी में भी आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है US ने धीरे धीरे कहा कि अरे मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए, कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, करने दो, हमारे लिए कर रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के राजा तो हम ही रहेंगे। पर अब चाइना ने तो वहां पे टेक्नोलॉजी, AI, रोबोटिक्स सब में US को पटकनी देने की शुरुआत कर दी है। अभी दिया नहीं दिया, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगी, पर टक्कर पे तो आ गई है। कितना सही है सर? हकीकत है टक्कर भी कैसे उनसे आगे है, मैं तो ये भी कहता हूँ। आपको मस्त एक बात बताता हूँ। सो ये ब्लूमबर्ग वालों ने छापा था, ठीक है, ब्लूमबर्ग वालों ने लिखा कि भैया हमने 8 VCs को, वेंचर कैपिटलिस्ट को हमने चाइना में भेजा। ये 8 VCs आपके यूरोप एंड US से थे। ये लोग जाते हैं चाइना, ये लोग वहाँ पे रोड ट्रिप करते हैं, दे विजिट अ लॉट ऑफ प्लांट्स, सोलर के, विंड के, AI कंपनीज के, डेटा सेंटर्स, सबको, EVs के, सबको ये विजिट करते हैं। वापस आते हैं, क्या बोलते हैं, 8 के 8 ने से एक लाइन बोली, ब्लूमबर्ग में एक्चुअल में छपा हुआ है। उन्होंने क्या बोला, इट मेक्स नो पॉइंट टू इन्वेस्ट इन सोलर, विंड, AI और डेटा सेंटर्स और EVs इन यूनाइटेड स्टेट्स एनी मोर। इट्स नॉट बिकॉज कि नेशनलिस्ट को कि हमें करना चाहिए, इट्स बिकॉज इन दी एंड जो VCs हैं वो पैसा किसी और का मैनेज कर रहे हैं, उनको रिटर्न देना, और रिटर्न बन नहीं सकता कि हम उनसे कंपीट कर नहीं सकते। यूरोप के एक बड़े एक इन्वेस्टर हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। वो अभी रिसेंट में चाइना गए, वो जाके आते हैं और बोलते हैं, बड़ी सर इंपॉर्टेंट बात है, वो बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि चाइना में कंपनीज जिस तरह से बिलो कॉस्ट बेच करके मतलब कि सारा काम कर रहे हैं, वो कोई प्रॉफिट नहीं बना सकती, इनमें आधी कंपनी बंद होगी। बट मैं ये श्योर हूं, ये बंद होंगी वो तो ठीक है, लेकिन बाकी दुनिया वाले उनसे पहले बंद होंगे, क्योंकि जो कर रहे हैं उनसे कंपीट नहीं कर सकते अनलेस गवर्नमेंट ही मतलब कि सब्सिडाइज करें एंड मतलब कि सपोर्ट करें। तो बात ये आती है सर कि आप फिर कंपीट करोगे कैसे? आंसर इज चाइनीज गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो आपको भी देनी पड़ेंगी, और उनसे ज्यादा देनी सुनने पड़ेगी। में कितना बुरा लगे कि कॉर्पोरेट्स को कर रहे हो, क्रोनीज को कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रहे हो, करना पड़ेगा सर, क्योंकि वहां पे वो कर रहे हैं। इंडियन हम उनसे कंपीट कर रहे हैं या फिर हम उन्हीं से सामान लेते हैं। एक सर बीच में ये भी आया था ना कि यूरोप वाले कह रहे हैं यार ये चाइनीज ब्लैकमेल करते हैं, इलेक्ट्रिक बसें निकाल देंगे। बीच में भी कुछ इशू हुआ था रिसेंटली कि भाई इलेक्ट्रिक बस जितनी भी चलती है यूरोप में, यूरोप वाले कह रहे हैं कि हम तो EV वाले हैं, इलेक्ट्रिक बस चाहिए, पर लाते तो चाइना से ही हैं। अब चाइना किसी भी दिन कुछ ऊंच नीच खटपट हुई, बोले यार हो गया तुम्हारा EV ड्रीम। नॉर्वे में हुआ है बेसिकली, नॉर्वे में बेसिकली वहां पे क्या 90% से ऊपर जो आजकल इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं सारी चाइना से हैं, मेजॉरिटी यूटोंग की हैं बाय द वे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने क्या किया कि उस बस को लेके गए एक टनल के अंदर, पहाड़ के नीचे, और टनल को कर दिया बंद। उन्होंने रियलाइज किया सारे सिग्नल कट चुके हैं, एक सिग्नल अभी भी चालू है, दे कुड एक्चुअली कैच द रेडियो वेव। तो उन्हें बोला कि ये कहाँ जा रहा है। सो पता चला कि इट प्रोबेबली, पक्का तब भी नहीं मिला कि कहाँ जा रहा है, बट इट प्रोबेबली हैज अ बैकलिंक टू चाइना, कि डेटा जाता है। नाउ द कंसर्न इज, आज के दिन जितनी बार भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं हमारी गाड़ियों के अंदर भी सब कुछ वो ऑन द क्लाउड होता है, बनाने वाला चाइना से। व्हाट इफ कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा आए जिसके बाद बोले कि अब बस नहीं चल रही हमारी, ये वाला कंसर्न बेसिकली दिखाया गया। अब इट कैन बी अ जेन्युइन थिंग कि ठीक है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसमें कोई बग था इसलिए नहीं चला, बट इट कैन ऑल्सो बी अ मैलिशियस इंटेंट कि उनको इनको दबाना था तो बोला हम तुम्हारी बसें नहीं चलने देंगे। दोनों तरह की कंसर्न है। एंड ये खाली वहां पे नहीं होता सर,
अक्रॉस डिफरेंट थिंग्स होता है। सीसीटीवी कैमरास को लेके जम के कंसर्न उठा लंदन में, क्यों? लंदन इज द मोस्ट सर्वेल्ड सिटी इन द वर्ल्ड। वहां पे जितने कैमरास लगे हैं सर पर कैपिटा, वो अनाप शनाप है, ठीक है। वहां पे कंसर्न उठा कि मेजॉरिटी सारे जो आपके कैमराज हैं वो हाईसेंस नाम से एक कंपनी है उसका है, हाईसेंस या हाइक विजन, दो में से एक का है, और चाइनीज कंपनी है, सब कुछ वहां से, और सब में बैकलिंक हुआ तो सारी फीड तो वहां पे जा रही है। प्रैक्टिकली ये जो हमने कंट्रोल यहाँ पे लगाया सर्वेलेंस के लिए, सर्वेलेंस हमारे साथ साथ वो भी कर रहे हैं। इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना खुद का सेटअप करो। तो हमारे एक कंपनी CP+ इंडिया में, उसने बोला हम तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास भी नहीं है। तो CP+ क्या कर रहे हैं सर, बड़ा इंटेलिजेंट गेम है। तो इन्होंने क्या किया, चाइना के सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं जो कि CCTV कैमरास बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और उसके सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में CP+ है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे कमाते पैसा, पैसे से अपनी खुद की R&D करके अपना खुद का CP+ की कैमरास भी बना रहे हैं, धीरे धीरे कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज हो इसके लिए स्पेशल एसोसिएट चिप्स इसकी बननी चाहिए, तो उसके लिए अब उन्होंने पार्टनरशिप करी LTTS के साथ, जो कि L&T ग्रुप का चिप वाला या फिर टेक वाला यूनिट है। तो ग्रेजुअली उस तरह से ये लोग कर रहे हैं, बट सूनर और लेटर इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। एक जरा भी मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, ANI पॉडकास्ट था, जो उसमें HP के थे अजय चौधरी जी, तो ही सेड, इसलिए उनका नाम लेके कोट कर रहा हूँ कि भाई मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने कहा अटेंडेंस अपने जो सांसद वगैरह होती है तो यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, तो वो जितनी भी अटेंडेंस मशीन और CCTV लगा दिया था, वो सब चाइनीज थी, और बोले उसका डेटा तो बोले चाइना जाता है, तो चाइना को तो पता है कि तुम्हारा कौन सा सांसद कब आया और कब गया, उनको तो इतना तक पता है। तो सांसद नहीं सर, अक्रॉस द बोर्ड हुआ था सर। इनफैक्ट जैसे मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हूँ, राइट, हमारे यहाँ पे जो M.Tech वाले जो बच्चे थे उनको वो मिलता था गेट का स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड जो उन्हें मिलता है उसके लिए हर रोज उन्हें जाके अटेंडेंस लगानी पड़ती है। ये पहले नहीं होता था, वो मशीनें उसके बाद ही लगी मोदी जी के आने पर, तो अच्छी चीज है, लेकिन वो मशीनें जो है सारी वहीं की। अब प्रैक्टिकली इसका सोल्यूशन ये है कि मशीनें लगानी बंद कर दो, लेकिन ग्रेजुअली वी हैव टू बिल्ड आवर ओन सिस्टम्स। धीरे धीरे उस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पीड अभी बहुत स्लो है। स्पीड इसलिए स्लो है क्योंकि उसके लिए आपको भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, इंसेंटिव आपको देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कैपिटल देना पड़ेगा। कैपिटल सर अब इन दी एंड फाइनाइट है, तो अब दूसरे लेकिन रास्ते निकल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार क्या बोलती है कि यार तुम्हें जमीन हम फ्री में दे दें, जमीन नहीं चाहिए तो बिजली में हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी होती है, वाटर सब्सिडी दे दें। और एक अब नया एक तरीका बना है सर सब्सिडाइज करने का, दैट इज हमारे पास पैसा है नहीं बट हम तुमसे लेंगे नहीं। मतलब क्या होता है, SGST का रिफंड बहुत सारे स्टेट्स चेंज कर रहे हैं। अब जैसे आपका ये JSW ग्रुप है, उनका नागपुर में एक बड़ा प्लांट लग रहा है, तो वहां पे सर क्या डील हुई, मल्टीपल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक ये कि आप जितना भी SGST आप भरोगे, ठीक है, टू द ट्यून ऑफ 110% ऑफ द केपेक्स यू आर डूइंग, आपको वापस हम देंगे। तो इस तरह से सरकार के पास पैसा नहीं है, मैं भी यही बोल लेकिन वो ये बोल रही है तो पैसा है नहीं तो हम तुमसे लेंगे नहीं, ये हम वादा करते हैं, लेकिन इस बहाने से लगाओ भाई प्लांट, इंडस्ट्रीज हमें चाहिए, उसी से स्किल बनेंगी, उससे कल को जाके और लोग जाके एंटरप्रेन्योरशिप। वरना क्या होगा सर, एंटरप्रेन्योरशिप घुमा फिर के ट्रेडिंग वाली होगी कि हर कोई बोल रहा है मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा है, ब्रांड बना रहा है, माल बाहर जा रहा है, खरीद रहा है, माल बनाना सीखना, उसके लिए सर प्लांट लगने बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से धीरे धीरे हो रहा है। और सर चाइना US से भी आगे, पेटेंट वगैरह और टेक्नोलॉजी इसमें भी आगे आ गया काफी। बिल्कुल है सर, क्योंकि आप एक चीज सीधा समझो ना कि चाइना ने किया गया, आज के दिन US प्रोड्यूसेस अबाउट 1 million STEM ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। STEM मतलब साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग। सो अभी वो कितना होता है आपका साल के, वो 10 लाख करते हैं, इंडिया में 25 लाख होता है, चाइना में इट्स अबाउट 52 लाख एवरी ईयर। मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट प्रोपोर्शन गोज ऑन टू डू हायर स्टडीज, उसमें और ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इंटरेस्टिंगली व्हेन इट कम्स टू चाइना, अगर आप देखोगे आपको क्या मिलेगा सर कि मोर देन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो उनका मतलब कि जो पेटेंट्स जो फाइल वो कर रहे हैं, दैट इज इन द डोमेन ऑफ AI, EVs, IoT। इंडिया में उसके ऊपर कुछ नहीं होता, जो होता भी वो घुमा फिर के कौन करते, रिलायंस ने कर दिया, आपकी कंपनीज ही बेसिकली कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ही कर देता है, ओवरऑल लेवल पे नहीं। अब सर प्राइवेट सेक्टर का वैसे सोचिए कि इंडिया में टोटल कितने पेटेंट फाइल हुए पिछले साल, लगभग 65,000, ठीक है। चाइना में सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने में प्राइवेट एंटिटी सर पता कौन सी है, इट्स कॉल्ड हुआवे। हुआवे ने पिछले एक साल के अंदर 8200 पेटेंट फाइल की अकेले। अगली कंपनी आपकी आती है Xiaomi, देन आपकी आती है Tencent, देन आती है ByteDance, देन आती है आपकी एक कंपनी 5वें नंबर पे है विच इज स्टेट ओन्ड कंपनी कॉल्ड पावर ग्रिड समथिंग समथिंग कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, ठीक है। इसका काम क्या, ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है,
वो किस चीज का R&D कर रहा है सर? वो किस चीज के पेटेंट फाइल कर रहा है? इट इज द 5th बिगेस्ट फाइलर ऑफ पेटेंट्स आउट देयर. मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, रिन्यूएबल्स के ऊपर इतना काम हो रहा है, राइट? हु इज लीडिंग द R&D आउट देयर? वो कंपनी स्टेट ओन्ड कंपनी जो है, वो स्टेट ओन्ड कंपनी है सर. इट इज नॉट बस सरकार लीड कर रही है कुल मिला इट इज लीडिंग. यहाँ पे जैसे अभी आप गुरचरण दास की बात कर रहे थे, तो उनकी तो बकायदा बुक थी कि इंडिया ग्रोज एट नाइट, कि हम रात को जब गवर्नमेंट, बहुत प्यारी किताब है सर. वो कहते हैं इंडिया ग्रोज एट नाइट व्हेन गवर्नमेंट स्लीप्स, कि जब गवर्नमेंट नहीं होती तब हम चुपके से आगे बढ़ जाते हैं. इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर के अपने दमखम पे हो रहा है. सरकार का सपोर्ट का योगदान है लेकिन उतना नहीं है. मतलब जितना अग्रेसिव चाइना गवर्नमेंट लेवल पे है, उतना गवर्नमेंट लेवल पे एग्रेशन नहीं है. सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में कंपैरिजन करो, चाइना इज लीग साइड. हाँ, लीग साइड बहुत बड़ा फर्क है. एंड वंस अगेन आई क्लियरली स्टेटेड, हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज बदनाम है क्योंकि वहां पे पैसा डूबता है, लॉसेज होते हैं और उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं होता. वहां पे बिल्कुल उल्टा है सर. वहाँ पब्लिक सेक्टर इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स. आई अगेन रिपीट, वहाँ के स्टॉक मार्केट्स का अगर आप मार्केट कैप देखो, 60% से ऊपर चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी से ज्यादा है सर. इट्स क्रेजी, इट्स आउटराइट क्रेजी. अमेजिंग सर. सर इंडिया चाइना और सिंगापुर जैसे क्यों नहीं ग्रो हुआ? आपका एक आर्टिकल था जी, इंडिया 50 इयर्स बिहाइंड है कम से कम चाइना से, तो हम क्यों बिहाइंड है और हम में ऐसी क्या कमी रह गई कि हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे? सर यही है ना मेरिट, एज सिंपल एज दैट. जहाँ पे मेरिट को रिवॉर्ड किया जाता है, जो बंदा मेरिट के लिए भागता है, आदमी सोचता है यार मैं और क्या नया करूं, क्या अच्छा करूं, उसका फर्क आता है. प्लस ऑफ कोर्स देयर इज द अदर एंगल, कैपिटल. सर कैपिटल तो वहां अपने जहाँ मेरिट होता है कैपिटल अपने आप आ जाता है. सिंगापुर में क्यों आया? मेरिट था. उनके पास ना नेचुरल रिसोर्सेज ना कुछ, और एक बहुत छोटे से आइलैंड सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली उनके पास कुछ भी नहीं था. ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, टैलेंट, राइट. उनका सीधा सीधा है, किसी चीज को वैल्यू नहीं मिलेगी, दम है आ जाओ ले लो, दम है तो ले जाओ. आज भी वही होता है, सब उससे ही आता है.说实话，我都有点担心这位印度老哥会被印度网友网暴，确实太敢讲了。你们觉得现在的印度真的能听进去这种大实话吗？以他们目前的制造业水平，就算今天突然全员醒悟了，想真正在供应链上追上中国，还需要多少年？10年、50年，还是下辈子？曾经西方国家一直想用印度的人口红利来尝试对抗中国，然而那帮精英根本不懂，印度的只能叫人口，他们绝大多数没知识、没能力，根本产生不了红利。所以在小满看来，他们想追上中国，下辈子可能都难咯。在评论区留下你们的看法吧。我是小满，咱们下期见。